नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज पाठ्य पुस्तक, उसका जो काव्य खंड है उसकी एक कविता है कैदी और कोकिला। इस कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कवि हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जोश भर देने वाली कविताएं लिखी हैं और देशभक्ति की कविताएं उन्होंने लिखी है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कैदी और कोकिला, इसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं और इस कविता में कवि ने कोकिला को या कोयल को संबोधित किया है। ठीक है क्योंकि वहाँ क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पर उस कोयल के अलावा उस कवि के पास में और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोयल है वो क्या कर रही है, वो अर्धरात्रि में उस कवि के पास आकर बोलने लगी है। ठीक है ना। अब उनका जो स्वर है, कोयल का जो स्वर है वो अलग प्रकार का लग रहा है। उसके बोलने की अनेक प्रकार की संभावनाएं कवि ने बताई है। कवि ने कहा है कि हो सकता है कि शायद ये अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो गई है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो सब में जोश भर देना चाहती है, विद्रोह का बीज बोना चाहती है। तो बहुत से कारण या बहुत सी आशंकाएं कवि ने बताई है, क्योंकि जो कोयल है वो आधी रात को बोलने लगी है। और क्यों बोलने लगी है उसके बहुत सारे कारण हमने समझ लिए हैं। और यहाँ पर अत्याचारी और अहंकारी ब्रिटिश शासन के बारे में बताया गया है। जो शासन था वो कैसा था, जो अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, वो अंग्रेज क्या करते थे, उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत को पूरी तरह से क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था और दमन कर लिया था। और कोई भी सर उठाने की कोशिश करता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दमन पूर्वक जो उनका शासन चल रहा था उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो आइए समझते हैं कविता का अगला भाग। तो हमने पढ़ा कि हे कोयल, क्या तुम्हें किसी दावानल की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं। दावानल का तात्पर्य है जंगल की आग। क्या तुम्हें कोई जंगल की आग लग रही दिखती है, क्या तुम्हें कोई भयंकर आग लग गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई भयंकर संकट आने वाला है, कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ। कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई गई है, ठीक है ना, हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई गई है वो क्या है, वो एक प्रकार से हमारे लिए गहने के समान है। हथकड़ियों को गहना कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अंग्रेज हमें कैद कर रहे हैं, पैरों में बेड़ियाँ पहना रहे हैं, हाथों में जंजीरें हथकड़ियाँ पहना रहे हैं, तो हमें कैद कर रहे हैं, हमें सजा दे रहे हैं उन गहनों को हमारे ऊपर लाद रहे हैं। तो वो गहने हमारे लिए बोझ नहीं है, वो हमारे लिए गहने के समान है, आभूषण के समान है। जितने ज़्यादा हमको ये पहनाए जाएंगे, ये हथकड़ियाँ हमारे शरीर पर डाली जाएगी, जंजीरें डाली जाएंगी, उतने ही ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे, जैसे कोई आभूषण पहनने से कोई व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है, तो इन हथकड़ियों से हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारी शोभा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हथकड़ियाँ क्यों मिल रही है, हथकड़ियाँ मिल रही है देश के लिए काम आने पर, क्योंकि हम देश के लिए काम आ रहे हैं, ठीक है ना, आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और ये जो हथकड़ियाँ हैं ये हमारे लिए गहने के समान हैं। ठीक है ना। तो हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, क्योंकि वे भारतीयों को स्वतंत्रता के काम आने के कारण उनको पहनाई गई है। ठीक है ना, अच्छे काम के लिए पहनाई गई है, तो इस पर उनको अभिमान करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए वो उनको
गहने के समान लग रही है, आभूषण के समान लग रही है। और कवि ने अपनी दिनचर्या के बारे में यहाँ वर्णन किया है और कहा है कि यहाँ पर क्या है, कोल्हू की चर्रक चूं है। कोल्हू का मतलब बैल होता है जिससे खेती की जाती है। तो उस कोल्हू की जो आवाज है वो हमारे लिए क्या बन चुकी है, जीवन का स्वर बन चुकी है। कोल्हू जो चलने की आवाज आती है, चर्रक चूं, लकड़ी के जो पहिए तो वो इस प्रकार आवाज करते हैं, तो वही हमारे लिए जीवन का स्वर बन चुका है और कोई स्वर हमारे जीवन में नहीं है। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और हमसे क्या किया जाता है, गिट्टियां भी तुड़वाई जाती है। गिट्टियों का मतलब है हमसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, ठीक है। गिट्टियों को भी हमको तोड़ना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थरों को हमको तोड़ना पड़ता है। और ये जो कठिन कार्य है, इस कठिन कार्य को भी हम क्या मान रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है हमको कि हम पत्थरों पर गान लिख रहे हैं, पत्थरों पर स्वतंत्रता के गीत हम लिख रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो कोल्हू की आवाज ही हमारे जीवन का स्वर बना हुआ है। और ये गिट्टियों को जब हम तोड़ते हैं तो इस कठिन कार्य को भी बड़ी सहजता से कर रहे हैं, इसलिए ये काम भी हमारे लिए एक पत्थरों पर गीत लिखने के समान एक मधुर कार्य है, ठीक है। और हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और मैं क्या कर रहा हूं, मोट खींच रहा हूं। मोट का मतलब है चरस को खींच रहा हूं। चरस का मतलब है एक चमड़े का एक पात्र जो बना हुआ रहता है और उसमें पानी भरकर कुएं से निकाला जाता है। तो मैं उस चरस को खींच रहा हूं। किससे खींच रहा हूं, मोट को खींच रहा हूं मैं जुआ बांधकर। जुआ का मतलब है एक लकड़ी जो कि बैलों के कंधे पर लगाई जाती है, और वो बैल क्या करते हैं, उस लकड़ी से वो खींचते हैं, ठीक है ना, उस लकड़ी से उस पानी को खींचते हैं, उस चरस को खींचते हैं। तो चरस क्या है, एक चमड़े का बैग है जिसमें भरकर कुएं से पानी निकाला जाता है। और जुआ क्या है, एक प्रकार की लकड़ी है जो बैलों के कंधों पर रखी जाती है और बैल जो है कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये काम जो है कुओं से पानी निकालने का काम बैलों से करवाया जाता है, और कभी कभी हमको भी वो काम करना पड़ता है। इस प्रकार के अत्याचार, अमानवीय अत्याचार वहां पर करवाए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं वो, कि हम क्या कर रहे हैं, हम मोट खींच रहे हैं पेट पर जुआ बांधकर। और इस प्रकार जो हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, वो कुएं से पानी निकालना किस प्रकार है, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं क्या कर रहा हूं, अंग्रेजों की अकड़ को, कुएं को खाली कर रहा हूं, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ठीक है ना। तो कवि के इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं और अंग्रेजों के सामने हम झुकते नहीं हैं, ठीक है ना, हार नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का काम हमको दिया जाता है, कठिन कार्य को भी हम आसानी से सहजता से कर लेते हैं। और तो इस प्रकार का ये जो हम पानी निकालते हैं कुएं से, तो इस प्रकार हम कुएं से पानी नहीं निकाल रहे, बल्कि हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं भी खाली कर रहे हैं, अंग्रेजों की अकड़ को भी हम कम कर रहे हैं, मतलब हार नहीं मान रहे हैं। जो अंग्रेज कहना चाह रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमको कितने भी हमारे ऊपर अत्याचार किए जाएं, चाहे हमको मरना भी पड़े, मरना स्वीकार है लेकिन हमें झुकना स्वीकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब हम कुएं के पानी को खाली कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेजों की अकड़ को भी कम कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे आली, आली का मतलब है सखी, हे सखी, आली का तात्पर्य है सखी, कि हे सखी तुम क्या कर रही हो, दिन में तुम करुणा नहीं उत्पन्न करना चाहती हो। दिन में सभी लोग वैसे ही परेशान हैं कि क्या किया जाए, इसका क्या समाधान है, अंग्रेजों से किस प्रकार निपटा जाए, इनको किस प्रकार देश से बाहर निकाला जाए। तो सभी लोग वैसे ही परेशान हैं,
तो इसलिए अब सब लोग थक कर सो गए हैं, रात हो गई है, इसलिए तुम रात में क्या कर रही हो, गजब ढा रही हो, या तुम्हारा जो स्वर है इससे बहुत ही एक प्रकार का भयंकर दृश्य उपस्थित कर रही हो। ठीक है ना। और क्या कहा है कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो, तुम क्या कर रही हो, अंधकार को भेद रही हो, अंधकार को भेद रही हो, अर्थात अंधकार को चीर रही हो। मतलब रात्रि अर्धरात्रि हो चुकी है और अर्धरात्रि में सब सो रहे हैं, शांति में पूरा जो शहर है वो मग्न हो चुका है, लीन हो चुका है, और इस समय में इस अंधकार को तुम क्या कर रही हो, अंधकार को चीर रही हो, अर्थात तुम्हारी जो स्वर है वो तीखा स्वर है, और इस तीखे स्वर से ये जो शांति है, ये जो निस्तब्धता है, ये भंग हो रही है। ठीक है कि इस प्रकार इस शांत समय में अंधकार को भेद तुम रो क्यों रही हो, और चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, मधुर विद्रोह का बीज बो रही हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो मधुर स्वर तुम्हारा है और मधुरता लिए हुए भी तुम क्या कर रही हो, विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। ठीक है ना। तुम सभी देशवासियों में, सभी स्वतंत्रता सेनानियों में, सभी क्रांतिकारियों में एक जोश उत्पन्न करना चाहती हो, और ये चाह रही हो कि तुम क्या करो, पूरे जो अंग्रेज हैं उन अंग्रेजों के प्रति सभी लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर उनके प्रति क्या कर दें, विद्रोह कर दें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम जो बोल रही हो, स्वर उत्पन्न कर रही हो, और इससे तुम शायद मधुरता से विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। ठीक है। ठीक है। तो चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज इस भांति क्यों बो रही हो, कोयल हमें बताओ। और क्या कहा है कि काली तू रजनी भी काली, इसमें क्या कहा गया है इसमें क्या कहा है कि हे कोयल तुम काले रंग की हो, और ये जो रजनी है, रजनी मतलब रात है, ये भी काले रंग की है, और शासन की करनी भी काली, ये काला शासन है। शासन, काला शासन किस प्रकार से, काले का तात्पर्य है कि अत्याचार से युक्त शासन है। ठीक है। ये शासन कैसा है, अत्याचार से युक्त शासन है। ठीक है अत्याचारी शासन, इसलिए इसको काला शासन कहा गया। और क्या कहा है कि काली लहर कल्पना काली, चारों तरफ कैसी चल रही है, काली लहर, लहर भी कैसी हो रही है, काली, काला शासन है, काली लहर है। लहर का मतलब सभी लोगों के मध्य में क्या हो रही है, बुरी भावनाएं समाई हुई है, या डर समाया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं, बुरी भावनाएं हैं या बुरा डर समाया हुआ है। और कल्पना काली, काली कल्पना है, कल्पना काली का मतलब है बुरी आशंकाएं, बुरी आशंका सभी के मन में समाई हुई है कि आगे क्या होगा। ठीक है ना। तो पूरे भारतवर्ष पर चारों तरफ काली लहर छाई हुई है। ठीक है ना। सब लोग डरे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है ना। और काली जो कल्पना है, सभी लोगों के दिमाग में कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, कोई सकारात्मक कोई सोच पा नहीं रहा है, बल्कि सभी लोग नकारात्मक सोच रहे हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि हम तो और ही ये दमन होता गया तो भारत बिल्कुल गर्त में डूब जाएगा। मेरी काल कोठरी काली और जो काल कोठरी है, काल कोठरी है वो भी काले रंग की बताई गई है, क्योंकि उसमें प्रकाश का नामो निशान नहीं है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और ना उसमें खिड़की है, और छोटी सी वो कोठरी है, उसी में बंद उसको रहना पड़ता है। ठीक है। टोपी काली कमली काली। ठीक है। तो और टोपी भी काली है और कमली का मतलब है कंबल भी काला है। ठीक है। और क्या है, मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला मतलब लोहे की जो जंजीर है, लोहे की जंजीर। तो ये सारी जो है ये काले रंग की चीजें हैं। इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार घोर अंधकार छाया हुआ है मेरे चारों तरफ। क्या कह रहे हैं कवि कि हे कोयल तुम काली हो, रात भी काली हो गई है। ठीक है।
तीसरा नंबर है टोपी काली है, कंबल भी काला है, लोहे की जो जंजीरें हैं, श्रृंखला है, बेड़ियां हैं, वो भी काले रंग की है, अंग्रेजों का शासन काला है, काली लहर चारों तरफ छाई हुई है, कल्पनाएं काली आ रही है और कालकोठरी भी काले रंग की है। तो ये सारी चीजें काली क्यों बताई गई है? कवि बताना चाहता है कि किस प्रकार चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, निराशा छाई हुई है, ठीक है ना, ये कवि बताना चाहते हैं। और ये बार बार काली शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे शब्दों की आवृत्ति हो रही है, काली शब्द बार बार आया है, इसलिए यमक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कहा है कि पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार है वो क्या कर रहा है? पहरेदार क्या कर रहा है? वो हुंकार कर रहा है, हुंकृति। हुंकृति का मतलब है पहरेदार जो हुंकार भर रहा है, और वो कैसा है? वो व्याली के समान है, नागिन के समान उसकी हुंकार लग रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं उसकी जो हुंकार है, पहरेदार की जो हुंकार है, वो रात को क्या करता है? एकदम से डरा देता है, इस प्रकार उसकी आवाज है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो पहरेदार की जो हुंकृति है, पहरेदार की जो हुंकार है, आवाज है, तीखी आवाज, वो नागिन के समान डसने वाली है या पीड़ित करने वाली है, भय उत्पन्न करने वाली है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि सारी जो चीजें हैं एक प्रकार से भयानक है, डरावनी स्थिति वहां पैदा हो गई है। और क्या कह रहे हैं? तिस पर एक गाली ए आली, और यहां पर अंग्रेजों की जो भाषा है वो कैसी है? उस पर गाली भी दी जाती है, हमसे काम भी करवाया जाता है, शारीरिक मेहनत भी हमसे करवाई जा रही है, और फिर भी हमको अपशब्द सुनने पड़ते हैं, अंग्रेजों से हमें अपशब्द सुनने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमको जबरदस्ती हमारा दमन किया जा रहा है, हम अपने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या किया जा रहा है? ये अंग्रेज जो हैं हमें हमारा दमन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताई है? अंग्रेजों के शासन की भयावहता, भयंकरता यहाँ बताई गई है। पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो निराशा में डूब गए हैं, घोर अंधकार में डूब गए हैं, कोई मार्ग या प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही है। और क्या कहा है कि इस काले संकट पर इस काले संकट पर, संकट सागर पर, संकट रूपी सागर, ये जो संकट है ये कैसा है? सागर के समान है। तो यहां पर हम रूपक अलंकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सागर जैसा कैसा होता है? सागर अनंत होता है, असीमित होता है। तो उसी प्रकार से ये संकट भी क्या हो गया है? अनंत है, असीमित है, ठीक है ना। नजर नहीं आ रहा है कि इसका संकट कभी समाप्त भी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्या है? संकट रूपी सागर, ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। ये जो संकट रूपी सागर है, ये चारों तरफ संकट छाया हुआ है भारतीयों के सामने। इस संकट रूपी विशाल सागर पर तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तेरा रही हो? चमकीले गीतों को तेरा रही हो, या कह सकते हैं मधुर गीत में, मधुर स्वर में गा रही हो। तुम्हारा तो मधुर स्वर है, तुम्हारा काम तो मधुरता उत्पन्न करना है, ठीक है ना, खुशहाली देना है, लेकिन तुम इस प्रकार इस रात में क्यों बोल रही हो, ठीक है ना। ये एक प्रकार की अलग बात हो गई है, अपवाद हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो गई है वो क्यों हो गई है? कवि जानना चाहता है ये जो भयावहता की स्थिति है वो क्यों आ गई है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इस संकट रूपी सागर पर तुम अपने चमकीले गीतों को या मधुर गीतों को तुम क्यों तेरा रही हो, अर्थात इस दुख के समय में तुम मधुर स्वर में क्यों गा रही हो। और क्या कहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली
कवि क्या करना चाहता है? कवि अपने और कोयल के बीच में इस प्रकार की विषमता जो है, असमानता जो है, उसको व्यक्त करना चाहता है। क्या बताना चाहता है? कि तुम्हें मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुमको हरियाली डाली मिली हुई है, हरियाली डाली, ठीक है ना, हरी भरी, चारों तरफ अच्छा माहौल है, अच्छा दृश्य है, उससे तुम प्रसन्नता का अनुभव कर सकती हो। और मुझे नसीब कोठरी काली, काली कोठरी मिली हुई है मुझे, जिसमें प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं है, सारे काम मुझे उसी के अंदर रहते हुए करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये विषमता है मेरे और तुम्हारे बीच में, ठीक है ना। मैं यहाँ बंद हूँ कोठरी के अंदर, दूसरों का पहरा यहाँ लगा हुआ है, अंग्रेजों का पहरा। तेरा नभ भर में संचार, नभ में, पूरे आसमान में संचार है तुम्हारा, पूरे आसमान में तुम्हारा संचार यानी फैलाव है, विस्तार है, प्रसार है। और मैं क्या करती हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट का संसार, ठीक है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम तो क्या हो सकती हो? पूरे आसमान में उड़ सकती हो, कहीं पर भी। आसमान में कोई दीवारें नहीं है कि वहां कोई तुमको रोक लेगा, कोई पहरा नहीं लगा सकता है, तुम तो आजाद हो, स्वतंत्र हो। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं केवल 10 फुट की इस काली कोठरी में रहने को मजबूर हूं, ठीक प्रकार से, जिसमें सोया भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरे जीवन पर अंग्रेजों का एक कड़ा पहरा लगा हुआ है। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह है। तुम्हारे जो गीत क्या हैं, गीत पर तुमको शाबाशी मिलती है, तुम्हारे गीत पर तुम्हारी मधुर स्वर के कारण तुम्हें शाबाशी मिलती है, तुम्हारा साथ पाना चाहते हैं, तुम्हारे मधुर स्वर को सभी सुनना चाहते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह है। मैं अपने दुखों की जो अभिव्यक्ति करता हूँ, दुखों की जो अभिव्यक्ति है उसको भी क्या माना जाएगा? दुखों की अभिव्यक्ति को भी गुनाह माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है कि मैं दुखों को भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ, पूरी तरीके से मुझे आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर रोता भी हूँ तो भी मुझे क्या किया जाएगा? मुझे और ज़्यादा पीड़ित किया जाएगा, ठीक है ना। मैं रो भी नहीं सकता हूँ, अपने दुखों को व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जो मधुर स्वर में तुम गाती हो तो सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें शाबाशी देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। और तो यहाँ पर कवि और कोकिला में क्या बताया गया है? विषमता बताई गई है, असमानता बताई गई है। किस प्रकार कि कोयल जो है वो स्वतंत्र है, वो जेल के बाहर है और वो कहीं भी आ और जा सकती है, ठीक है ना। तो वो स्वतंत्र है, कहीं कुछ भी वो खा सकती है, कुछ भी वो कर सकती है, कहीं पर भी वो जा सकती है किसी भी समय। लेकिन जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो उस जेल के अंदर हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक एक क्षण की नज़र, एक एक क्षण पर नज़र रख रहे हैं अंग्रेज, ठीक है ना। उनके अनुसार ही उनको जीवन जीना पड़ रहा है। 10 फुट की कोठरी में, काली कोठरी में उनको रहना पड़ रहा है। और जो कोयल है वो मधुर स्वर के कारण सबसे प्रशंसा पाती है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं अपने दुखों की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाता हूँ और मुझे अपने दुख को अपने हृदय में ही दबा कर रहना पड़ता है। इस प्रकार की विषमता होने पर भी तुम क्या कर रही हो? रणभेरी बजा रही हो, ठीक है ना। तुम क्या करना चाहती हो? मैं यहाँ कैद पड़ा हुआ हूँ और तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है तुम दुखी हो, ठीक है, जंगल की आग तुम्हें दिखाई दे रही होगी या और भी अनिष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, या फिर तुम क्या करना चाहती हो? विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, अंग्रेजी शासन को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती हो, ठीक है। तो हम दोनों में बहुत विषमता है, फिर भी ये जो तुम्हारा स्वर है
इस स्वर से मुझे लग रहा है कि तुम शायद रणभेरी बजा रही हो, या कह सकते हैं कि युद्ध का बिगुल बजा रही हो, युद्ध का बिगुल बजा रही हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि युद्ध का श्री गणेश कर रही हो, या युद्ध का शंख फूंक रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं, कवि ने संभावना बताई है कि जो कोयल है वो शायद इसलिए बोल रही है, क्यों बोल रही है, कि वो क्या करना चाहती है, विषमता होने पर भी युद्ध की भेरी बजाना चाहती है, नगाड़ा बजाना चाहती है, या फिर युद्ध का बिगुल बजाना चाहती है, श्री गणेश करना चाहती है, या युद्ध का शंख फूंकना चाहती है, या युद्ध की तैयारी करना चाहती है। और सिंपल शब्दों में कहें तो वो कहना चाहती है कि हे भारतीयों, तुम अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दो और अंग्रेजी शासन को यहाँ भारत से बाहर फेंक दो, ये कहना चाहती है। और क्या कहा है कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कवि क्या कहना चाहता है कि ये जो हुंकृति है, इस हुंकृति पर मैं अपनी कृति से, अपनी रचनाओं से, कृति का मतलब है मेरी जो ये रचना है, इस रचना के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं, हे कोयल तुम मुझे बताओ। और क्या मैं मोहन के व्रत पर, मोहन का व्रत मतलब मोहन का व्रत, मोहन का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, तो जो महात्मा गांधी जी का जो व्रत था, व्रत का मतलब है गांधी जी का कौन सा व्रत था, व्रत कह सकते हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्वतंत्रता का संकल्प, भारत की स्वतंत्रता का संकल्प, भारत की स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया था, ठीक है ना। तो ये गांधी जी ने जो भारत को स्वतंत्र कराने का जो दृढ़ संकल्प जो मन में लिया था, और वो भी किस प्रकार से, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने ये व्रत लिया था, ये संकल्प ले लिया कि मुझे भारत को स्वतंत्र करवाना है, उसके लिए मुझे किसी प्रकार के आंदोलन मुझे करने पड़ेंगे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इन गांधी जी के व्रत को पूरा करने के लिए गांधी जी ने जो भारत को स्वतंत्र करवाने का जो दृढ़ संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। प्राणों का आसव, मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। प्राणों का आसव का मतलब हो गया आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति या कह सकते हैं आत्मबल, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करवाने का एक संकल्प लिया था और स्वतंत्र करवा भी दिया था, ठीक है ना, बाद में, तो वो किससे करवाया था। गांधी जी के पास इतना शरीर बल नहीं था, ना इतना अर्थ बल था, पैसा भी उनके पास नहीं था, ना उनकी बॉडी से कोई लोग डरते थे। उनके पास क्या था, उनका आत्मबल उनके पास था, ठीक है ना। आत्मबल का मतलब आत्मा का बल, उनका हृदय का बल, ठीक है ना। आशावादी जो विचारधारा होगी, एक मन में एक पॉजिटिव सोच होगी और किसी काम को करने के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे, दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, तो उस काम को हम आसानी से सहजता से कर सकते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारत के जो महात्मा थे, भारत के जो राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी ने जिस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प लिया था और अपने आत्मबल से भारत को स्वतंत्र करवाया था, उसी प्रकार मैं भी अपनी रचनाओं से किस प्रकार भारत के लोगों में जोश और उत्साह या नई ऊर्जा मैं किस प्रकार भर सकता हूं। तो इस प्रकार क्या कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता में जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनका भी बहुत योगदान था। वो क्या करते थे,
वो सभी लोगों में जोश उत्पन्न करते थे। एक प्रकार की जोश की कविताएं वो लिखते थे, ऐसे लेख लिखते थे कि सभी लोगों में जोश उत्पन्न हो और उनको लगे कि ये हमारा देश है और हमारे देश पर कोई दूसरे लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं, हमारी घर पर आकर वो बैठे हुए हैं, तो हम उसको कैसे सहन कर पाएंगे। तो ऐसा जोश भर दिया जाता था कवियों के द्वारा। तो कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, मुझे बताओ कि जिस प्रकार गांधी जी ने अपने आत्मबल पर स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया था, उसी प्रकार मैं भी किस प्रकार अपनी रचनाओं से भारत में एक नया जोश भर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस कविता में हमने क्या समझा, इसका व्याख्या हमने समझी। ठीक है, कि किस प्रकार वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जाता था और कवि और कोकिला के मध्य हमने एक संवाद के बारे में जाना। धन्यवाद।